आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा। खास मुलाकात। आज खास मुलाकात में आपकी मुलाकात कराते हैं जस्टिस कोलसे पाटिल। और पाटिल साहब, स्वागत है आपका अम्बेडकर नामा में। जी, शुक्रिया। जस्टिस कोलसे पाटिल कोई परिचय के मोहताज नहीं है। जाइए गूगल पे सर्च कीजिए। कहते हैं कि आर्म चेयर इंटेलेक्चुअल नहीं है। जब न्यायाधीश भी थे तो उस समय भी ये एक तरह से एक्टिविस्ट की भूमिका में ही होते थे और लगातार शुरू से लेकर आज तक एक्टिविस्ट हैं और हर समय न्याय के लिए, न्याय के पक्ष में खड़े होने वाले अगर कुछ न्यायाधीश होंगे इस देश में तो उनमें जस्टिस कोलसे पाटिल का नाम सबसे आगे होगा। पाटिल साहब, आज आपसे चर्चा करें संविधान और मनुस्मृति। जी, ऐसा है कि मनुस्मृति के खिलाफ जी हम तो बहुत छोटे लोग हैं, जी लेकिन मनुस्मृति एक फॉर्म बदलती है। बुद्ध जी का जो था, महावीर का जो काम था, उस समय जी मनुस्मृति नहीं थी, लेकिन ये भेदभाव तो था। जी और ये सब जो काल्पनिक चीजें हैं, स्वर्ग है, नरक है, 33 करोड़ देव है, ये सब तो जी था। जी तो हमारी मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति जो है, जी उसके बाद जो इनका आक्रमण हुआ और जी तब से हम इनसे लड़ रहे जी हैं। लेकिन इन्होंने लड़ाई का जो शस्त्र उगारा है वो जी हमारा भेजा सड़ाने, और भेजा सड़ाने के बाद हम जी लोग जैसे लड़ना चाहिए उस तरह से नहीं लड़े। आज भी नहीं, आज भी नहीं। जी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तो हयात गई। जब बाबा साहब अम्बेडकर जीवित थे, इनकी इन्होंने पुतले जलाए, इनके ऊपर बहिष्कार किया, उनको संविधान समिति में नहीं आने दिया, बहुत बहुत कुछ। ये कांग्रेस वंग्रेस सब है ना, ये इसका कुछ मतलब नहीं है। ये पार्टियां, ये कम्युनिस्ट आते हैं, कांग्रेस जाते हैं वगैरह, सब उसका मतलब नहीं है। जो भी आता है मनुवादी आता है। ये जी कल का बंगाल का है, गौड़ बंगाल, उन्होंने जी पर बहुत होशियारी से किया। ममता वर्सेस बीजेपी कराया, यानी सब मनुवादी वर्सेस मनुवादी कर। हम्म खुद मैं ब्राह्मण कन्या हूँ, शांडिल्य गोत्र है, मैंने सब जो कहा ठीक है। हम अभी समझते कि भाई पत्थर से ईंट ठीक है। बाकी तो जो हुआ, तो केजरीवाल क्या कर रहा है दिल्ली में? कांग्रेस या कोई भी पार्टी मनुवादियों की सिवा चलती नहीं। जी और हम क्या कर रहे हैं कि मनुवादियों को हम टक्कर देने में सक्षम नहीं बन रहे। जी मेरी 1976 से मेरा प्रयास था, 1976 से मैं बोल रहा हूँ। जी और ये सब मेरी जिंदगी इस दाव पर लगाई है कि अम्बेडकरवादी ही देश में क्रांति कर सकते हैं। आज उसको हम कहेंगे संविधानवादी। संविधानवादी ठीक रहेगा, क्योंकि अम्बेडकरवादी से भी संविधानवादी क्रांति कर सकते हैं। लेकिन संविधानवादियों की जो बात हो गई, संविधानवादी इतने बटे हुए, और अम्बेडकरवादी, मुझे माफ करेंगे, अम्बेडकरवादियों के नेतागण इतने नीच है, बिकाऊ है कि हम क्या बोले। मेरे तो काशीराम के साथ बहुत अच्छे संबंध है। मुझे काशीराम के सिवा तो मुझे कोई ऐसा मिला नहीं कि जो होशियारी से मनुवाद के खिलाफ काम करते थे। लेकिन उनका भी देहांत हो गया, और उसके पहले ही जो एक बात अभी हम सब बात कर रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क है। और कांग्रेस, मैं तो बोलता हूं किसी के भी राज आए देश में, तो मनुवादी उनके राज में की पोजीशन पर होते ही है, होते ही है, कोई भी आए। तो क्या हुआ कि संविधान की अमलबजावनी शुरुआत हुई 26 जनवरी 1950। तो नेहरू को अमेंडमेंट करनी पड़ी जून 51 में। क्यों अमेंडमेंट करनी पड़ी? तो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस पे जो भी कानून वे बना रहे थे, या जो भी तरतूदें कॉन्स्टिट्यूशन में थी, वो आर्टिकल 14 के तहत इक्वालिटी के नाम पर, आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट के नाम पर, आर्टिकल 19 के तहत, वो सब कानून रद्द बदल हुए थे। और फिर
ये घटना में अमेंडमेंट करने की बात आई तो देश नेहरू को विरोध करने लगा कि हम ये क्या कर रहे हैं। जो संविधान हमने सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए बनाया था उसकी तो धज्जियां उड़ा दी इन लोगों ने, कोर्टों ने। तो इसके लिए वो किताब मेरे पास है 16 स्टॉर्मी डेज करके, तो नेहरू को, बाबा साहब को बहुत तकलीफ सहनी पड़ी उस समय। तो ये अमेंडमेंट कांग्रेस ने नहीं करी होती, नेहरू ने नहीं करी होती, तो धज्जियां तो उसके पहले उड़ जाए। तो हमें थोड़ा कांग्रेस और बीजेपी में फर्क करना चाहिए। नंबर 1, नंबर 2 एनिमी दोनों है। और हमें एक सोचना चाहिए कि ये संविधान आज सिर्फ नाम पर रह गया है, कागज पर रह गया है। सभी कारोबार देश का आज मनुवादियों के तहत चल रहा है। और मई 2014 के बाद तो आप जानते हैं ये सब बदल गया है। मैंने अभी आपकी पोथी देखी, बहुत सुंदर पोथी थी। मैंने कहा अभी तो ये मनुवादी बेच डालेंगे, क्योंकि इनको पहली बात, हमें तिलक, सावरकर, गोलवलकर, इनका लिटरेचर हमारे संविधानवादियों ने, संविधान के पहले वो पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम संविधान संविधान लेके चल रहे हैं, लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली जो लिखान है वो हम पढ़ते नहीं। उनका निचोड़ क्या है? उनका निचोड़ ऐसा है कि हम देश के मालिक और आप सब लोग 2 जून के रोटी के अधिकारी हैं। पढ़ो, आप तिलक पढ़ो। आपकी यूनिवर्सिटी की एक राव करके मैडम ने तिलक पर लिखा है, परिमिला राव, जानते हैं आप उसको? जी परिमिला राव करके बॉम्बे दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्राध्यापिका है, उन्होंने तिलक पर जी लिखा है कि ये तो 98.5%, 98.5% लोगों के खिलाफ था। ये कैसा ये हो सकता है, लोकमान्य हो सकता है? तो मैंने मैडम को बोला कि यहाँ जो भटमान्य है वो लोकमान्य है, भटमान्य होना पड़ता है। तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि उनका निचोड़ है कि हम सिर्फ 2 जून की रोटी के मालिक। इसलिए जो भी 70 साल में देश में हुआ उसके ऊपर मोदी ने आइश करी, बिल्कुल 7 साल में आइश करी। सब कुछ हम सबको बर्बाद किया। ना शिक्षा पे ध्यान है, ना स्वास्थ्य पे ध्यान है, ना नया विद्यापीठ है, ना नया हॉस्पिटल। और पैसे तो इतने उठाए कि जो किसी ने उठाया नहीं 70 साल में, वो रिजर्व बैंक से 5 लाख करोड़ है, ज्यादा है, इससे भी ज्यादा। दुनिया से जब 70 साल में जितना कर्जा नहीं था हमारे देश के ऊपर, वो सब ये 7 साल में उसने डबल किया। पूंजीवादियों की संख्या 3 पट बढ़ाई और 2 ही उनके दोस्त, उनको तो माला माल कर दिया। वो अभी एशिया खंड में अदानी का नंबर 1 है, अंबानी और अदानी के। तो ये जो सब हो रहा है, और बचा था सिर्फ किसान, किसानी बची थी। क्योंकि आप शायद मालूम नहीं आपको, लेकिन गांव में 1 बीघा भी जमीन होना तो उसको बोलता है मेरा 7/12 है, 7/12 है, उसको मिलता नहीं कुछ, लेकिन वो उसकी ताकत होती है। जी जी ये लेनी है और ये सिर्फ कारपोरेट सेक्टर देनी है। फिर वही आइडियोलॉजी, तुमको जमीन का क्या करना है? तुम तो जमीन पे मजदूर करो, तुम खुद की खेती क्यों रखते? तो संविधान जब हम सब भारत के लोगों को भारत का मालिक बनाता है, तब मनुष्य कहता है कि तुम मालिक नहीं, तुम सिर्फ 2 जून की रोटी के मालिक। तो इसका ये फर्क हम समझ में नहीं आता है। और हमारे कई नेता बोलते हैं, जैसे पासवान जी बोले, अगर वो नहीं रहे, उनसे बात की खुद बोले कि बुद्धि बहुत अच्छा अम्बेडकरवादी है। हमारे रामदास आठवले तो उनके क्या बोलते हैं अभी। तो ये जो सब हो रहा है, अभी सबके नाम ले तो शायद आपको भी नहीं भाएगा, लेकिन मायावती की चाल देखो, सबकी चाल देखो तो। और ये चाल ऐसी है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वो मनुवाद को ताकत दे। मैं तीसरे शक्ति के फेवर में हूं पहले से। मैं 30 साल तीसरी शक्ति खड़ी करने के लिए मेरा सब आयुष्य बर्बाद किया, मैं किस नहीं गया। लेकिन ये तीसरे शक्ति के जो नेता है, अभी देखो समाजवादी,
वो तो छुपे सब संगी निकले। प्लान करता था वो, रूलिंग पार्टी को समाजवादी बताते थे। मैं 91 में रिसिग्नेशन, 90 में रिसिग्नेशन देश में बाहर आया तो मुझे लगा कि हम तो बड़े माहिर है राजनीति में, लेकिन हम जीरो निकले, क्योंकि के साथ भी जैसे आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो आप ही मेरे शत्रु को मेरा प्लान बताते। मतलब महाराष्ट्र जैसे फुले शाह अम्बेडकर ने काम किया, वहां 1978 में शरद पवार ने पहले, शायद देश में पहला आरएसएस के साथ सरकार। तो ये सब जो बहुजन नेता है, ये इतने नीच और स्वार्थी निकले कि इन्होंने सिर्फ संविधान की शपथ ली, लेकिन संविधान को फॉलो करने की कोशिश नहीं करी। और आजकल संविधान की शपथ लेके मन में तो संविधान हमारा शत्रु है कह के शपथ लेते। ये क्या जय श्री राम बोलते हैं सब संविधान संसद में, क्या क्या बोल रहे हैं, कहाँ गए हम, कहाँ गए? तो संविधान जब हम पारित कराया और कहा कि सब हम बराबरी के हैं, जस्टिस की बात करी, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात करी। ये जो आज बकवास चल रहा है ना कि ये समाजवाद बाद में आया, धर्मनिरपेक्षता बाद में आया, झूठ है, सब झूठ है, उनको सब मालूम है। इस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल समाजवाद के बिना हो नहीं सकता, सेक्युलरिज्म के बिना हो नहीं सकता, डेमोक्रेसी समाजवाद और सेक्युलरिज्म के बिना चल ही नहीं सकती। हमारे देश 10-5 साल चली, बस 10-5 साल की डेमोक्रेसी। 70 साल तक हम लोग पढ़े, पहली पीढ़ी, यदि हम नहीं पढ़ते और हमें फुले शाह अम्बेडकर वादियों का परिचय नहीं होता, तो हम भी इनके साथ सत्ता में मजा करते। ये आज ही मंत्री होते, तो ये हमको मालूम हुआ कि ये तो हमारा गला काटने वाली बात है। इस समाज से आए हैं, यानी बहुजन समाज से, तो हम जब बाबा साहब की बात करते तो बाबा साहब के सामने तो विश्व था, वो विश्व के श्रमिकों के लिए काम करना चाहते थे। ठीक है, के लिए काम करना, देश के लिए काम करना, लेकिन उनका संविधान का जो स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज का मसूदा है, वो आपने तो जरूर पढ़ा, आप तो बहुत विद्वान है, आपके सामने मैं क्या बोलूं। लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए जो भी चीजें हमें जरूरी है, वो नफा ना तोटा बेसिस पर हमें मिलना चाहिए। ये उनका कितना आदर्श आग्रह था, कितना आदर्श आग्रह। ये जो आज हम इंडेक्स मोज रहे हैं, ये इंडेक्स ये ऊपर गया नीचे गया, ये क्या बात है? तो बाबा साहब ने तो अपनी कोशिश करी, लेकिन जो छुपे मनवादी उनके साथ भी थे, उन्होंने उनको प्रॉमिस किया कि आपको नियोजन मंत्री बनाएंगे, आपको अर्थ मंत्री बनाएंगे, तब आप ये करो। और मेरे ख्याल से नेहरू बहुत साफ मन का था आदमी का, जिंदगी में लोग कुछ भी हो, जो विजन उन्होंने दिखाया, अरे पहले शपथ लेते ही बाबा ऑटोमेटिक है, आईआईटी है, भाकरा नंगल धरन है, वो बोले कि ये मेरे मंदिर है, और वो कभी किसी मंदिर में नहीं गए। लेकिन उनके भी बारे में आक्षेप है, सब गवर्नर ब्राह्मण बनाए। छत्रपति शिवाजी महाराज अष्टपदार मंडल में सब ब्राह्मण थे। उस जमाने में कोई था ही नहीं, तो किसको बनाए? इसको, हाँ जाहिर है। ये भी हम लोगों को मालूम नहीं कि हमें शिक्षा पढ़ाई की 100% हमें बंदी थी। इवन ब्राह्मण माता भगिनी को भी पढ़ने की परमिशन नहीं थी। ये पेरियार, फुले शाह अम्बेडकर की वजह से, छत्रपति शिवाजी की वजह से हम पढ़े। ये भी हमारे शिक्षा में अंतर्भाव नहीं है कि भाई तुमको किसने पढ़ाया और किस लिए पढ़ाया। तुम्हें इसलिए पढ़ाया कि जिस व्यवस्था ने तुम्हें सीखने नहीं दिया, जिस व्यवस्था ने तुम्हें शिक्षा पर बंदी लगाई थी, उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए, तलवार लेके नहीं लड़ना है, विचारों से। ये व्यवस्था हम विचारों के साथ लड़के घर घर ये पहुंचाए कि मनुवादी विचार कितना जहरीला है। संघी विचार बाद में आया, तो मनुवादी था, ये कितना जहरीला है। तो जब तक हम मनुवादी विचार घर घर तक पहुंच के उनको, हमारे लोगों का माइंड सेट नहीं बदलेंगे, ये स्वर्ग झूठा है, नर्क झूठा है, 33 करोड़ जो काल्पनिक है,
उसके ऊपर निर्भर मत करो। अभी मैं दलित, आदिवासी और मुस्लिमों के साथ मेरी हयात गई काम करके, आपको क्या बोलूं। तो मेरे जो बहुत अच्छे दोस्त थे, जो मुझे चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे, जो मुझे कुछ बनाना चाहते थे, वो उन्होंने कहा था, उसमें बाला साहब ठाकरे भी एक थे। देखो, बाला साहब ठाकरे मेरे खास दोस्त थे कि तू चीफ मिनिस्टर बन मेरा। मैंने कहा मैं नहीं बनूंगा, मैं तो आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। वो बोले तेरे बाप ने जो कहा मैं तुझे बोलता हूँ, तुझे दलित, मुस्लिम, आदिवासी कभी लीडर नहीं माने और ये कभी नहीं आए। तेरा जो प्लान है उनको साथ लाके मनुवादियों को तू, हम भी बोले ब्राह्मणों के खिलाफ है, लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है, मेरे बाप ने हयात गवाई है इसमें, वो हमेशा ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे और उन्होंने मरते समय मुझे कहा कि तू इनके साथ रह के वो तुम्हें नेता नहीं मानेंगे और वो कभी साथ नहीं आए। आज भी मेरी कोशिश बात कर रहा था, एक किताब का एक विमोचन था यूएपीए के खिलाफ, के खिलाफ ने लिखा है, अच्छा किताब लिखी है। तो वहां मैंने बोला कि मेरा प्रयास, अरे आप नंबर 2 के संख्या देश में 14 करोड़ है, आप यदि अरे सब बस्ती में, दलित बस्ती में जाते, इधर जाते, भाई तुम्हारे हमारे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा में फर्क क्या है? अपने सबको इसकी जरूरत है। अल्लाह बाद में आता है, ईश्वर बाद में आता है, मंदिर बाद में आता है। हमारा एक नेता कहता है कि मैं भी हिंदू, अम्बेडकरवादी। अम्बेडकरवादी, अम्बेडकर के घर का आदमी जब कहता है कि मैं भी हिंदू हूं, तो बाबा साहब ने कहा था हमें कि हिंदू धर्म से आजादी ही सब सही आजादी है। या मनुवाद, बाबा साहब का निर्देशन काश देखो, जो भी हमने ज्यादा आपके का पढ़ा नहीं, लेकिन जो भी मैंने पढ़ा उससे मैं इतना प्रभावित हुआ कि छत्रपति शिवाजी के बाद मैं बाबा साहब को मानता कि इतना बड़ा आदमी जिसकी भारत ने कीमत नहीं करी। छत्रपति शिवाजी, उनके जमाने में उन्होंने मनुस्मृति को पहला धक्का दिया 1000 साल के बाद। मनुस्मृति 600-700 साल में शुरू हो गई, बुद्ध धर्म खत्म किया। एक तो रतन लाल जी ऐसा है कि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि देश में जो भी बुरा हुआ वो सिर्फ मनुवादी के कारण। ईसाई धर्म ठीक है सर, आपने बहुत ही कम समय में बहुत गंभीर बातें कही हैं और चलते चलते एक आग्रह है कि अम्बेडकरनामा के साथी जो आपको सुन रहे होंगे, मेरा एक ही मैसेज, क्या संदेश है? हाँ, मेरा एक मैसेज है कि हम सब लोगों ने, हमारे सभी लोगों की दुखों की जड़ सिर्फ मनुवाद की जहरीली विचारधारा है और इसको घर घर पहुंचा के हमें मनुवाद के खिलाफ विचारों का सामना करना पड़ेगा। जय भारत, जय भीम, जय शिवराय। जय भीम सर, शुक्रिया सर। ये थे जस्टिस पाटिल साहब। आपसे फिर कुछ और विषयों पर चर्चा करेंगे फ्यूचर में। तब तक अम्बेडकरनामा के साथियों के लिए क्या संदेश है पाटिल साहब? आप देखते हैं अम्बेडकरनामा कभी कभी? बिल्कुल, मैं बिल्कुल देखता हूँ। मैं तो सबको बोल रहा हूँ कि टारगेट हमारा मनुवाद पे चाहिए। बाबा साहब बहुत बड़े थे, ये कहने से अब कुछ नहीं चलेगा। ये तो हम कहते रहे, 70 साल कहते रहे, संविधान बहुत अच्छा है, हम 70 साल करते रहे, लेकिन इसे छुपी ताकत कौन सी है जो हमें उसका फायदा नहीं मिलने दी? यदि ये नहीं, ये बताना चाहिए। और आपसे मिलके बहुत खुशी हो गई। ऐसे सर मिलते शुक्रिया सर। हाँ, एकदम सर, मजा आ गया। परसों बोले, कल बोले वो आप बहुत, भाई आपसे गुस्सा हूं। मैंने कहा गुस्सा में सब मत करो यार। जिनके लिए मैं जिंदगी भर काम किया उनको मालूम ही नहीं उनके लिए काम करता हूँ, और जिनके खिलाफ काम कर रहा हूँ वे शत्रु इतने प्रबल है, ताकतवर है कि वो मुझे 1 मिनट में कभी खत्म कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे रेड नहीं डाल सकते, ईडी नहीं लगा सकते। फटिंग हूँ, कुछ नहीं है यार, ये कपड़े के सिवाय कुछ नहीं है। जो करना है करो। तो ज्यादा मारेंगे तो मैं मरने को तैयार हूँ। शुक्रिया सर, ये हौसला है पाटिल साहब का। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा।